हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज और जीएस का ये टेस्ट है। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वह 27 अक्टूबर को निर्धारित है। आप लोगों के पास जो है लगभग 70 से 72 दिन के आसपास का टाइम आप लोगों के पास शेष है। उसी में आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। तो प्रीलिम्स के लिए आप लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए अच्छे से और साथ ही प्रीवियस ईयर भी देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्लास। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है यह लिया गया है अमेरिका से। ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि कहाँ कौन कौन सा ऑप्शन में है। तो यहाँ पे केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय द्वारा, समस्त न्यायालयों द्वारा या सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय तथा अटॉर्नी जनरल द्वारा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग है यह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है, धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में। यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं, यानी कि कौन सी शक्तियाँ इसमें ऐसी हैं जो कि लोकसभा को प्राप्त हैं और राज्यसभा को प्राप्त नहीं हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पे चौथा नहीं होगा, बाकी पहला, दूसरा और तीसरा इसमें जो शक्तियाँ हैं ये अनन्य रूप से लोकसभा को ही प्राप्त हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला पॉइंट है, प्रोटेम लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर सामान्यतः नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से बनाया जाता है जिसका कार्य सदस्यों को शपथ दिलवाना होता है। दूसरा पॉइंट है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तीसरा पॉइंट है, जीवी मावलंकर ऐसे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। चौथा पॉइंट है, जीएमसी बालयोगी प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आईएएस का जो पेपर हुआ इस बार प्रीलिम्स 16 जून को, उसमें लोकसभा अध्यक्ष के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है जो उपयुक्त पॉइंट दिए हुए हैं इन चारों पॉइंट में से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा पहला एवं तीसरा, यानी कि प्रोटेम लोकसभा अध्यक्ष सामान्यतः नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से बनाया जाता है जिसका कार्य सदस्यों को शपथ दिलवाना होता है। यहाँ पे पहला पॉइंट सही है और साथ ही तीसरा पॉइंट सही है कि जीवी मावलंकर ऐसे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा पॉइंट सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जीएमसी बालयोगी प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, तो ये गलत है। पीए संगमा जो थे वह प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, जीएमसी बालयोगी नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और हाँ एक पॉइंट और है, यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है, राष्ट्रपति को नहीं उप लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। तो ये भी पॉइंट दूसरा भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा पहला एवं तीसरा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाता है। जनसंख्या वृद्धि एवं कार्बन उत्सर्जन, पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी, पर्यावरण क्षति एवं जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण तथा जैव विविधता। तो किसके मध्य संबंध दर्शाता है पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र। कुजनेट्स वक्र जो है किसके मध्य संबंध को दर्शाता है, तो यह दर्शाता है पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन अभिकथन है तथा दूसरे को कारणार कहा गया है। अब यहाँ पे अभिकथन है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कारण क्या है कि एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारत की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक एवं तृतीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा
यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है बट व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला यहाँ पे कथन है, एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। दूसरा कथन है, सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्रों को अपवाह द्रोणी कहते हैं। तीसरा कथन है, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल संभर कहते हैं। चौथा कथन है, नदी द्रोणी का आकार जल संभर से छोटा होता है। तो इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, यह पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा एवं तीसरा जो कथन दिया हुआ है यह बिल्कुल सही है, चौथा कथन सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे कथन या तो कथन कारण वाले बनाए हैं या फिर पॉइंट में हमने दिया हुआ है। इससे क्या होता है कि जब आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी और आप इन सब प्रश्नों को लेकर भी प्रिपेयर होंगे। आपको बता दें कि आर ओ जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसमें आप देखेंगे तो कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे कथन कारण या फिर एक से अधिक वाक्यों में करके पूछा गया था। तो आप अब कंपटीशन क्योंकि इतना ज़्यादा, इतने बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए ताकि कॉन्सेप्ट इस तरीके से पढ़िए कि आपका कोई भी वाक्य वाले जो प्रश्न हो या फिर कथन कारण वाले हों ये गलत ना होने पाए। क्योंकि अगर 40 से 45 प्रश्न पूछा जा रहा है तो कम से कम आपका 30 प्लस उसमें सही होना चाहिए और माइनस मार्किंग अलग से है, तो इसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिए। तो इस प्रश्न का यानी कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। अब पहला पॉइंट है हुंजा, दूसरा है गास्टिंग, तीसरा द्रास और चौथा है नुब्रा। तो इसमें से कौन सी सिंधु की सहायक नदियां हैं यह पूछा गया है, नीचे ऑप्शन है। तो यहाँ पे चारों जो हैं यह सिंधु की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पूर्व मानसून चक्रवात यानी कि प्री मानसून साइक्लोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, दूसरा है चेरी ब्लासम कश्मीर घाटी, सी ऑप्शन सी है मैंगो सावर दक्षिण भारत या फिर बोडो चिल्ला असम। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो चेरी ब्लासम दिया हुआ है या कश्मीर घाटी में नहीं चलती है तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन बी, और प्रश्न के अकॉर्डिंग यही इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंप क्षेत्र हिमालय में स्थित है जिसका कारण है। ऑप्शन देखते हैं पहले, हिमालय की स्थलाकृतियों में भारी विषमता, ऑप्शन बी है पर्वतीय क्षेत्र में अधिक सघन भूकंप आते हैं, ऑप्शन सी है हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र स्थित हैं, ऑप्शन डी है हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। अब यहाँ पे हिमालय में जो भूकंप आने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है वो किस कारण से है, तो इसका जो कारण है यह है हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र स्थित हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, कारण क्या है कि बर्फ पिघलने के लिए पेय से उष्मा लेता है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे कौन सा उत्तर इसका सही है, तो यहाँ पे कथन एवं कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल या ऑप्शन डी है बाह्य मंडल। तो यहाँ पे कौन सा मंडल जो है वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी आयन मंडल। वायुमंडल को 5 संस्तरों में बांटा गया है, तो उसमें से आयन मंडल से रेडियो तरंगों का विक्षेपण हो जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। किससे, तो नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, कथन है। अब कारण है नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। अब नीचे कूट दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं चारों, अब इसमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन तो सत्य है बट कारण इसका सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया। सी.वी. रमन, जे.सी. बोस, एस.बी. देसाई या फिर एच. खुराना। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो इसका आविष्कार किया गया है एस.बी. देसाई के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन ए है दैनिक स्थिति का बेरोजगार, ऑप्शन बी है साप्ताहिक स्थिति का बेरोजगार, या ऑप्शन सी है सामान्य स्थिति का बेरोजगार। उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सामान्य स्थिति का बेरोजगार। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? नीचे ऑप्शन है। ऑप्शन ए है केलकर समिति, ऑप्शन बी है यशवंत सिन्हा समिति, ऑप्शन सी है राजा जे चलैया समिति, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आयकर समिति जो सेवा कर था यह किसकी सिफारिश से, किस समिति की सिफारिश से लागू हुआ? तो यह लागू हुआ है राजा जे चलैया समिति से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भुगतान बैंकों की स्थापना का सुझाव निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा दिया गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रंगराजन समिति, ऑप्शन बी है राकेश मोहन समिति, ऑप्शन सी है बिमन जलान समिति, ऑप्शन डी है नाचिकेत मोर समिति। भुगतान बैंकों की स्थापना किस समिति के सुझाव पर किया गया इसमें से? तो इसमें से किया गया है नाचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? राजीव कुमार, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? राजीव कुमार, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी शक्तिकांत दास। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उर्जित पटेल इसके भूतपूर्व यानी कि आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इनके इस्तीफे के बाद ही शक्तिकांत दास की नियुक्ति हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड संसद अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। यह केवल कृषि संबंधी क्रियाओं हेतु साख सुविधा प्रदान करता है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला कथन सही है बट दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आत्मसम्मान आंदोलन ब्राह्मणों के विरोध एवं मंदिरों में प्रवेश को लेकर चलाया गया था। दूसरा कथन है जस्टिस आंदोलन श्रमिकों एवं कृषकों द्वारा अपनी दयनीय स्थिति को लेकर चलाया गया था। तीसरा कथन है दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है पूछा गया है ऑप्शन में, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाकी सिर्फ पहला कथन सही है, बाकी दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे गलत है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। दूसरा कथन ऑप्शन है थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में था। ऑप्शन सी है आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। ऑप्शन डी है हॉली पद्धति भारतीयों को निम्न पदों पर नियुक्ति से संबंधित थी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है प्रश्न में, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सही नहीं है और ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? ऑप्शन ए है खुदीराम बोस एवं उधम सिंह को, ऑप्शन बी है मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को, ऑप्शन सी है सरदार अजीत सिंह तथा सूरसेन को, ऑप्शन डी है करतार सिंह तथा उधम सिंह को। तो इसमें जो है इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के लिए किन लोगों को फांसी दी गई थी? तो यहाँ पे फांसी हुई थी मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह जी को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। दूसरा है इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। तीसरा कथन है भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया। और चौथा कथन है उसने संघीय प्रकार की सरकार की संस्तुति की थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। तो साइमन कमीशन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि सारे कथन यहाँ पे जो दिए हुए हैं ये सही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है,
अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था? रोलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन या फिर दांडी मार्च? अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का जो पहला साहसिक कदम था वह कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, रोलेट सत्याग्रह। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी। दूसरा कथन है, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तीसरा कथन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय रानी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन सी। तीनों कथन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना के गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा था, जिसका कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं आ पाया था। तो यहाँ पे तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। ऑप्शन बी है, संसद का एक संघटक भाग है। ऑप्शन सी है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ऑप्शन डी है, वह किसी परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी, अब कथन है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। पहले महान्यायवादी अशोक देसाई थे। चौथा कथन है, 6 या 5 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो अपना पद धारण करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे भारत के महान्यायवादी के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा एवं चौथा यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है शस्त्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा या फिर उपयुक्त सभी द्वारा। तो लोकसभा की जो बैठक है वह किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है? तो यह समाप्त की जा सकती है जो उपयुक्त सभी के द्वारा की जा सकती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? ऑप्शन ए है, सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर। ऑप्शन बी है, सिविल सेवकों के स्थानांतरण पर। ऑप्शन सी है, सिविल सेवकों की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर। या ऑप्शन डी है, सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, सिविल सेवकों के स्थानांतरण में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का। ऑप्शन बी है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ऑप्शन सी है, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। या फिर ऑप्शन डी है, कैल्शियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड का। किसका यहाँ पे शुष्क सेल यानी कि बैटरी में विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तांबा, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम या फिर लोहा। किसको इसमें से भविष्य का धातु कहा जाता है? तो यहाँ पे जो भविष्य की धातु कहलाती है वह टाइटेनियम कहलाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? जिंक चूर्ण का, निकिल का, प्लेटिनम का या फिर तांबे का। किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे निकिल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? तितली, चीता, छिपकली या फिर मेढक।
किसमें यहाँ पे लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। छिपकली में जो है यह लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से या फिर दोनों, यानी कि ए तथा सी दोनों से। किससे बनी होती है? तो यह बनी होती है प्रोटीन और लिपिड दोनों से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रोटीन और लिपिड से दोनों से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन या फिर फास्फोरस। कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाएगा मानव शरीर में सर्वाधिक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसके रक्त का दाब बढ़ जाता है, घट जाता है, बदलता रहता है या फिर उतना ही रहता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा बढ़ जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? ऑप्शन ए है सिल्वीनिया, ऑप्शन बी है जोला, ऑप्शन सी है नीलहरी शैवाल या ऑप्शन डी है राइजोबियम। कौन सा यहाँ पे जलीय फर्न है जिसका जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी एजोला। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन होता है? फ्लोरिडा, ऑप्शन ए है फ्लोरिडा, ऑप्शन बी है कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी है हवाई या फिर ऑप्शन डी है एरिजोना। तो किसमें जो है कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो यहाँ पे हवाई में कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जो कि अमेरिका का एक राज्य है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? मिशिगन, ह्यूरॉन, सुपीरियर, इरी। तो यूएसए की जो 5 झीलें हैं जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो शामिल हैं, तो इसमें से पूछा गया कौन सा पूर्णतः जो है वह यूएसए में स्थित है। तो यहाँ पे जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है वह है मिशिगन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो चार झीलें हैं यानी कि ह्यूरॉन, सुपीरियर, इरी और ओंटारियो, ये चारों झीलें अपनी सीमा कनाडा और यूएसए दोनों के साथ साझा करती हैं। मिशिगन जो है यह ओनली यूएसए में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दस्त-ए-लुट अवस्थित है ईरान में, लीबिया में, केन्या में या फिर नाइजीरिया में? दस्त-ए-लुट जो कि एक पठार है कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है ईरान में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, पंपाज दक्षिणी अमेरिका, स्टेपीज यूरोप और बेल्ट ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, क्योंकि बेल्ट जो है यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, घास का मैदान है, अफ्रीका महाद्वीप का है, और ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है वह बेल्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है वाराणसी से, गोरखपुर से, इलाहाबाद से या फिर मथुरा से? तो यह यूपी स्पेशल का प्रश्न है। तो ये पत्रिका जो कल्याण होता है इसका प्रकाशन जो होता है यह होता है गोरखपुर से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गोरखपुर गीता प्रेस से कल्याण पत्रिका का प्रकाशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या फिर गोरखपुर में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो नक्षत्रशाला है यह स्थित है रामपुर में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में, 1960 में, 1965 या फिर 1970? तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की जो स्थापना हुई थी यह हुई है 1960 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? ऑप्शन ए है कथक, ऑप्शन बी है भारतनाट्यम, ऑप्शन सी है ओडिसी या फिर ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश का है, यह है कथक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, ओडिसी उड़ीसा का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी किस वर्ष? तो 1947, 1962, 1950 या फिर 1972? तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1972 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित प्रश्न है ये। पहला है नगरीकरण एक अनुपात अवधारणा है। दूसरा कथन है यह अंतर प्रवासन कारणों से होता है। तीसरा ऑप्शन है यह निर्वासन कारकों का प्रतिफल है। और चौथा पॉइंट है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि नगरीकरण है। तो यहाँ पे नगरीकरण के संबंध में कथनों पर विचार करना है। अब यहाँ पे पूछा गया है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे सभी चारों कथन सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या है 35, 53, 55 या फिर 65। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की जो संख्या है वह है 53। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है सिक्किम, पंजाब, हरियाणा या फिर जम्मू कश्मीर। तो जो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है वह है हरियाणा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय 2011 तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान किसका है? तो यह स्थान है महाराष्ट्र का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है? यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी की कितने प्रतिशत है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 29%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 31% या फिर ऑप्शन डी है 32%। तो इसका जो सही आंसर हुआ यह होगा 29%। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 50 प्रश्न जिसको हमने सॉल्व कर लिया। ये हमारे चैनल का नाम है। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें कुछ अच्छा करने का मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।